Hello and welcome to our lecture series on Foreign Exchange Management Act 1999. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की लेक्चर सीरीज़ के सेकंड सेशन रेजिडेंस अंडर फेमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सीए अतुल कुमार चतुर्वेदी और हम लोग कवर करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट कोर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए अदर कमर्शियल लॉस पेपर के अंतर्गत जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। पूरा सिलेबस कवर करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में करेंगे जिससे कि वो पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाए। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम आप को अगर कहीं लगता है कि कोई पोर्शन कम कवर हुआ है तो आप सर्टेनली हमें कमेंट्स में बॉक्सेस में लिख करके बताएं तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला सेशन जो हमने किया था उसमें हमने कवर किया था फेमा का एक ओवरव्यू, उसमें कितने सेक्शंस हैं और किस तरीके से फेमा का पूरा लॉ कवर होता है। हमने इसके अलावा कवर किया की डेफिनेशंस जिसके अंदर में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस दोनों ही कवर थे। आज का सेशन जो है वो डायरेक्टेड है रेजिडेंस इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। ये जो रेजिडेंस ऑफ इंडिया क्या होता है, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है, ये एक बहुत की कंसेप्ट है और आज का सेशन सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर में फोकस्ड है। पर्सन की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। पर्सन की डेफिनेशन एक बहुत वाइड डेफिनेशन है, ये कोई रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन नहीं है, नेचुरल पर्सन ही नहीं है। इसके अंदर में इंडिविजुअल है, इसके अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है और स्पेसिफिकली लिखा हुआ वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यानी अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं भी है तो भी वो फेमा पर्पजेस के लिए एक पर्सन है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की याद आएगी। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन विच इज़ नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द प्रेसिडिंग सब क्लॉजेस, ये तमाम जो है पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड है। एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन है, जैसा कि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में भी देखते रहे, ये कहीं कहीं वहीं जा आ रहा है। एक आइटम बहुत इंटरेस्टिंग इसमें ऐड किया गया है और इसका इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में फीमा में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, यानी अगर कोई एजेंसी, ऑफिस या ब्रांच है जिसको को इनमें से ऊपर की कैटेगरीज का कोई भी पर्सन ओन करता है या कंट्रोल करता है तो वो एक पर्सन ट्रीट होता है। अब सवाल ये कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क कैसे पड़ता है वो समझ लेते हैं। एक कंपनी है और उसकी ब्रांच वो लीगली एक सिंपल एंटिटी होती है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में देखेंगे तो एक कंपनी है तो अगर कंपनी रेजिडेंट है तो उसकी सारी की सारी ब्रांचेस भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट हो जाती हैं। इजंट दैट द वे इट इज़। लेकिन अगर आप जीएसटी लॉ में देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं उनको अलग अलग नंबर ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर उस तरीके का एक कंसेप्ट आ रहा है कि अगर कोई कंपनी बाहर में इनकॉर्पोरेटेड है और उसकी कोई ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी इंडिया में है तो उन दोनों को अलग करके देखा जाएगा और दोनों के रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग डिसाइड किया जाएगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसीलिए इस लाइन को यहाँ पर ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी को भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जिससे इस पॉइंट के ऊपर कोई लीगल चैलेंज आगे जा करके नहीं आ सके। तो पर्सन अब हमें क्लियर हो गया है, तो अब हम चलते हैं डेफिनेशंस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन सेक्शन 2V में कवर्ड है फेमा के और उसमें 4 क्राइटेरिया है, 2V1, 2V2, 2V3 एंड 2V4। तो हम उन 4 क्राइटेरिया को देखेंगे जो सबसे कॉमन क्राइटेरिया है और जो इंडिविजुअल्स के ऊपर लागू होता है इसेंशियली, वो है 2V1 ऑफ फेमा का क्राइटेरिया। और इसमें बिफोर वी डीप टेक ए लिटिल डीपर डाइव इनटू दिस, ये दो चीज़ों से डिराइव होता है। पहला आपकी फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, दूसरा आपका इंटेंशन क्या था। और इंटेंशन क्या है, इंटेंशन तो आपके माइंड में है और किस तरह से प्ले आउट करता है इसको हम इस स्लाइड में बड़ा एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और सबको मजा आएगा। तो पहले तो लीगल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ए पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। अच्छा, यहाँ इनकम टैक्स एक्ट से डिफरेंस देखिएगा। इनकम टैक्स एक्ट में 182 डेज और मोर है, यहाँ मोर देन 182 डेज है, यानी 182 डेज एक्सक्लूड हो जाता है। 183 डेज, 184 डेज ऑनवर्ड्स ही ये कवरेज आती है। तो ये थोड़ा सा एक डे काउंट का डिफरेंस है इनकम टैक्स एक्ट से, अदरवाइज तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर हम 2025-26 में किसी आदमी या किसी व्यक्ति का हम देख रहे हैं कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है,
तो सबसे पहले तो हम ये एक बार देख लें कि वो पिछले साल 182 डेज इंडिया में था भी कि नहीं था, और अगर था तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। कैसे बनता है इसको हम आगे समझेंगे। बट डज नॉट इंक्लूड। अब इसमें से किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, इसके लिए दो लिम्ब बने हुए हैं, लिम्ब ए एंड लिम्ब बी। लिम्ब ए है उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं या बाहर जाने के बाद बाहर रह रहे होते हैं, जैसे ए पर्सन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया से बाहर गया ड्यूरिंग द ईयर, और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, जो बाहर ही रहता है, पहले से ही बाहर गया हुआ और बाहर ही रहता है। इन आइदर केस, लेकिन वो कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके तीन क्राइटेरिया हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया, दूसरा बिजनेस क्राइटेरिया, और तीसरा एक इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया। उसको थोड़ा लीगली पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया तो ये होता है कि आप गए हैं बाहर, आप जाके वहीं रहना, नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, और आप चले गए, चाहे आपके हाथ में एम्प्लॉयमेंट उस समय था या नहीं था, लेकिन आप गए एम्प्लॉयमेंट करने के इरादे से हैं, तो वो आपका इंटेंशन यही है कि आप वहीं जाएंगे, वहीं नौकरी करेंगे। जैसा कि कई बार होता भी है कि लोग अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाते हैं किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और फिर वहाँ जाके नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन पर्पज़ आपका जाने का क्या है, वो ये है कि मैं बाहर जाके नौकरी करने वाला हूँ। दूसरा होता है जो कि मोस्टली एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोगों के केस में होता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट पहले मिलता है, लेटर मिलता है, फिर वो जाके वहाँ ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन में अगर इंटेंशन ये है कि हमने बाहर जाके बसना है, वहीं नौकरी करनी है, तो फिर वो एक्सक्लूसन क्राइटेरिया में आता है। दूसरा है फॉर कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया ए बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया। आप देखेंगे आउटसाइड इंडिया वर्ड दो बार यूज हो रहा है इस डेफिनेशन में, इस लाइन में। आप इंडिया के बाहर जाकर के बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया में रह के बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, आप वहीं बसेंगे, वहीं रहेंगे और वहीं से बिजनेस करेंगे। यह है कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया ए बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। आपका बिजनेस या वोकेशन जो है वो भी आउटसाइड इंडिया है। ऐसा नहीं कि बिजनेस तो इंडिया में है और आप दुबई जाके कर रहे हैं और फिर कहें कि साहब मेरा बिजनेस वोकेशन आउटसाइड इंडिया है। ऐसा नहीं है। आपको दोनों पॉइंट इसके अंदर में दो बार आउटसाइड इंडिया वर्ड यूज हुआ है। थर्ड है फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब वो विदेश जा रहे हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे, हम तो ये सोच के जा रहे हैं कि वहीं रहना है। तो ये तीसरा कंडीशन है। अच्छा, इसको कैसे स्टैब्लिश करोगे, ये तो इंटेंशन की बात है, तो इसका एग्जाम्पल भी अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका एक रिवर्स है, ए पर्सन हु हैज़ कम टू और स्टेज इन इंडिया। पिछले बार था हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया, यहाँ है कम टू इंडिया। स्टेज आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर है स्टेज इन इंडिया। इन आइदर केस, इन आइदर केस अदरवाइज देन फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में नौकरी लेके आता है या इंडिया में नौकरी करने के लिए आके रहता है, तो फिर वो व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। अदरवाइज वो एक टूरिस्ट की तरह आया है इंडिया में, तो उसके आने से या कुछ दिनों भारत में रहने से वो रेजिडेंट नहीं हो जाता है। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है। फॉर कैरिंग ऑन इन इंडिया ए बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया, ये बिल्कुल मिरर इमेज है। आप इंडिया आके रहते हैं, इंडिया में ही बिजनेस है, आप यहीं रहेंगे, यहाँ अपना बिजनेस या वोकेशन करेंगे, तो फिर आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर आप प्योर टूरिस्ट की तरह नहीं आए हुए हैं और किसी से मिलने जुलने के लिए नहीं आए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इंडिया के रेजिडेंट हो जाएंगे। अदरवाइज आप आए, अपने पेरेंट्स को देखने के लिए आए और आपको यहाँ रुकना पड़ गया, तो उस केस में आप रेजिडेंट नहीं हो गए, क्योंकि आप यहाँ ना एम्प्लॉयमेंट के लिए आए थे या ना बिजनेस वोकेशन के लिए आए थे, आप आए थे किसी स्पेसिफिक पर्पज़ से आए थे, टूरिस्ट के लिए या फैमिली पर्पज़ से। तो फिर आप बाहर रहते हैं, तो फिर आप इंडिया आने पर ही आपको रेजिडेंट बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। थर्ड है फॉर एनी अदर पर्पज़ इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। ये बिल्कुल रिवर्स है, बाहर जा रहे हैं, वहीं बसने जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप इंडिया आ रहे हैं और अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने के लिए आए हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिजिकल पर्पस प्लस इंटेंशन। एक मूवी आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल होते हैं। काजोल इंडिया आती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उनकी शादी होने वाली है पंजाब में, और शाहरुख खान उनके पीछे पीछे आते हैं कि हम इनको शायद वापस ले जा पाएँ लंदन। तो ये दोनों जब लंदन में रह रहे हैं, दोनों ब्रिटिश सिटीजन हैं, तो दोनों ही रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं। अब दोनों इंडिया आए हैं, दोनों का म्यूचुअल रिलेशन इन ए वे सिमिलर है, लेकिन
काजोल इंडिया शादी करने के लिए आई हैं, तो उनका इंटेंशन क्या है? वो आएंगी कम टू और स्टेज इन इंडिया इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। क्योंकि वो मैरिज करने का इंटेंशन अगर है तो फिर इसका मतलब है कि वो इंडिया में एक अनसर्टेन पीरियड के लिए या लॉन्ग टर्म पे रहने के लिए ही आई हैं, बसने के लिए आई हैं। तो उनका देखा जाए तो उनका टेक्निकली उनका स्टेटस जब वो इंडिया लैंड करती हैं तो उनका स्टेटस हो जाता है रेजिडेंट इंडिया। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें शाहरुख खान यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, वो तो उनको वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो देखिए, दो लोग आते हैं और दोनों का इंटेंशन अलग होता है। तो शाहरुख खान का स्टेटस जो है रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही रहेगा। हालांकि इस मूवी को जब आप देखेंगे तो आखिर में शाहरुख खान और काजोल दोनों वापस चले जाते हैं। तो जब वापस चले जाते हैं तो फिर इसका मतलब वो उनका इंटेंशन तो एक का तो पहले से ही नहीं था, दूसरे का भी इंटेंशन चेंज हो गया। तो देन बोथ रिमेन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस लीगल इंटरप्रिटेशन। तो ये बहुत इजी होता है इसको इस तरीके से समझ लेना कि एक अगर हम इस फिल्म की स्टोरी को याद करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है, इन इंडिया क्या होता है। कोई एक ही तरह के लोग जब इंडिया आते हैं तो एक का पर्पज़ अलग है, एक का पर्पज़ अलग है, तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग हो जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी समझना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंट का जो स्टेटस होता है वो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर डिसाइड होता है, यानी जिसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। फेमा में ये स्टेटस आपका अराइवल पे डिपार्चर पे चेंज हो जाता है। यदि कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है बाहर नौकरी करने, तो जिस दिन तक वो इंडिया में था, अगर वो रेजिडेंट था, तो जिस दिन वो इंडिया छोड़ रहा है उस दिन से फिर वो नॉन रेजिडेंट हो गया या रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाता है। अगर वो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, रहने के लिए या बाहर बसने के लिए जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में रिवर्स भी ट्रू है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में जॉब करने के लिए आ रहा है या बिजनेस करने के लिए आ रहा है और यहीं रहेगा वो, तो फिर वो जिस दिन लैंड करता है वो उस दिन से ही रेजिडेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 182 डेज कंप्लीट करेगा तो फिर अगले साल से होगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोगों को इस सेक्शन की लैंग्वेज से ऐसा इंटरप्रिटेशन आता है कि 182 डेज पहले पूरा करो तो फिर अगले साल बनेगा। ऐसा है, नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट की तरह ये नहीं चालू लगता है। जब आप आते हैं इंडिया में उस वक्त और जब इंडिया जाते हैं उस वक्त उस समय फिर आपके रेजिडेंशियल स्टेटस को रिव्यू किया जाता है। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ये एक चार्ट के माध्यम से हम इसको फिर से समझ सकते हैं। प्रेजेंस टेस्ट है, अगर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड ही और शी रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। इफ़ यस तो एक चार्ट चलता है, अगर नो है तो फिर दूसरा चार्ट चलता है। अगर वो यस है तो क्वेश्चन आएगा कि डिड ही गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर। इफ द आंसर इज यस देन वी विल डू द थ्री पर्पस टेस्ट फॉर एन आउटगोइंग पर्सन। आउटगोइंग पर्सन के वो थ्री पर्पस टेस्ट क्या है? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन, और इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो यस के अंदर में अगर वो तीन पर्पस टेस्ट को पास कर जाता है, यस होता है, तो इसका मतलब वो जिस समय इंडिया से गया उस समय से वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया, PROI। और अगर वो उन पर्पस टेस्ट को मीट नहीं करता है, नो, गया तो था बाहर घूमने के लिए गया, या फैमिली से मिलने के लिए गया, या इंडिया में ही एम्प्लॉय है, कोई मीटिंग्स करने के लिए बाहर गया, किसी छोटी सी ट्रेनिंग के लिए बाहर गया, इन तमाम केसेस में तो वो थ्री पर्पस टेस्ट मीट नहीं हो रहा है और वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही रहेगा। और अगर उस व्यक्ति इंडिया में 182 डेज पिछले साल था और इस साल उसने इंडिया के बाहर कदम ही नहीं रखा, तो फिर तो कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो रेजिडेंट इन इंडिया ही रहेगा। इसी तरीके से अगर वो पिछले साल 182 डेज इंडिया में था ही नहीं, और ये टिपिकली किसके लिए लागू होगा? जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेश में रहते हैं, चाहे वो NRIs ही हों, मतलब इंडियन सिटीजन्स हैं लेकिन बाहर रहते हैं, और वो पिछले साल इंडिया में नहीं थे, लेकिन 182 डेज से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इस साल वो इंडिया आए, या पिछले साल आए और इस साल कंटिन्यू कर गए किसी कारण से, मार्च में आए, फरवरी में आए, इस साल कंटिन्यू कर गए, तो फिर उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यस। फिर थ्री पर्पस टेस्ट हम करेंगे। अगर वो इन तीन कारणों से इंडिया आया है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन, और इंटेंशन स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, तो वो उसने चूंकि वो इंक्लूशन टेस्ट सेटिस्फाई कर दिए तो वो रेजिडेंट इन इंडिया बन गया। अगर वो नौकरी करने आया था, बिजनेस करने आया, या यहीं पे रहने के लिए परमानेंटली आने के इंटेंशन से आया,
या जिसको लीगल लैंग्वेज में कहा गया इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, तो फिर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। और अगर उसने वो 3 पर्पस टेस्ट मीट नहीं किए, माने वो इन 3 में से किसी कारणों से इंडिया नहीं आया था, तो घूमने आया था, तो घूम के जाइए, टूरिस्ट हैं आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं माने जाएंगे। और अगर आप इंडिया आए ही नहीं तो फिर वो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आप रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही रह गए। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स रेजिडेंट्स हैं या नॉन रेजिडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, एक क्वेश्चन उठता है कि किसी स्टूडेंट की एडमिशन होती है 1 साल के लिए, 2 साल के प्रोग्राम्स के लिए, तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी नहीं जा रहा है, बिजनेस वोकेशन के लिए भी नहीं जा रहा है, और वो अनसर्टेन पीरियड के लिए भी नहीं जा रहा है। अगर ऑफिशियली देखा जाए तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए जा रहा है। तो जिस समय वो इंडिया से जा रहा है उस समय से लेकर के और जब तक वो वापस नहीं आता, उसमें उसके 2 या 3 फाइनेंशियल ईयर कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। इसके लिए एक सर्कुलर नंबर 45 APDIR सीरीज RBI ने इशू किया था दिसंबर 2003 में। उसमें ये लिखा था कि स्टे आउटसाइड इंडिया एक्सीड्स द पीरियड ऑफिशियली इंटेंडेड फॉर वेरियस रीजंस। उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट जाते तो हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि वो अक्सर वो ज़्यादा ही रहते हैं, उनको जॉब स्कॉलरशिप भी लेनी पड़ती है कई बार अपनी इनकम सप्लीमेंट करने के लिए। कई बार वो अपने खर्चों के लिए इंडिया से रेमिटेंसेस पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। कई बार उनको वहाँ काम करने की परमिशन भी मिलती है और वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। तो ऐसे स्थिति में चूँकि उनका स्टे मोर देन 182 डेज़ हो जाता है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पहले साल में तो शायद ना होता हो, कभी डिपेंडिंग ऑन कि एकेडमिक सेशन कब शुरू हो रहा है, अगले साल से शायद हो ही जाता है। तो और दूसरा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटेंशन स्टे इज टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, दे कैन बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट। तो ये स्पेसिफिक प्रोविज़न सर्कुलर इशू किया गया है और ये सर्कुलर ऑपरेटिव सर्कुलर है, स्टूडेंट्स को नॉन रेजिडेंट ट्रीट किया जा सकता है। अब हमारे हैं लिम्ब सेक्शन 2V के 2, 3 और 4 में। इसको हम एक चार्ट से अच्छे से समझेंगे, पर पहले लैंग्वेज देख लेते हैं लॉ में क्या है। पहला जो था वो बेसिकली नेचुरल पर्सन्स के लिए था। दूसरा है एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। सिंपली स्टेट एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या कोई एसोसिएशन है जो कि रजिस्टर्ड बॉडी है, या कोई कंपनी है, मोस्टली कंपनीज की हम बात करते हैं इसमें। तो अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो फिर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ये पहला सीधा सीधा क्वेश्चन है। दूसरा है ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में कोई ब्रांच है, ऑफिस है, एजेंसी है और उसका ओनरशिप और कंट्रोल इंडिया के बाहर है, तो वो ब्रांच ऑफिस एजेंसी एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट करते हुए इंडिया का रेजिडेंट उसको मान लिया जाएगा। तो वो ये नहीं कह सकते कि साहब हम जैसे चाहे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करें, इंडिया में है तो इंडिया के लॉ को फॉलो करिए और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के लिए आपको रेजिडेंट की तरह कैटेगराइज किया जाएगा। इनकम टैक्स में वो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट की तरह ट्रीट होता है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आप देखेंगे। फोर्थ जो आइटम है 2V4, एन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई ऑफिस ब्रांच और एजेंसी है ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया में कोई कंपनी है या कोई रेजिडेंट का एंटिटी है और वो बाहर में अगर कोई ऑफिस ब्रांच या एजेंसी खोल लेती है तो भी उसको रेजिडेंट ट्रीट कर लिया जाता है। इस चार्ट से हम देखते हैं, इसमें जितने भी ऑरेंज बॉक्सेस हैं ये सारे के सारे रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं और ये जो रेड बॉक्सेस हैं वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। तो हम शुरू करते हैं, ये रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया से शुरू करते हैं। ये तो सीधा सीधा है, बहुत आसान है इसको समझना कॉर्पोरेट बॉडी को। ये तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ही। इसकी कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी है जो ओन्ड कंट्रोल्ड इन इंडिया है ऑब्वियसली, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ये तो बहुत आसान हो गया। एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, इसकी इंडिया में एक ब्रांच ऑफिस एजेंसी है, ये भी बाय वर्च्यू ऑफ आइटम 2V3 ये भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। अब ये एजेंसी या ये ब्रांच एक बाहर में एक और ब्रांच खोलती है जिसको यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो ओनरशिप तो नेचुरली होगा कि ऐसे केस में लीगल एंटिटी की होगी, लेकिन यहाँ कंट्रोल क्राइटेरिया एंटर आ गया।
तो कंट्रोल क्राइटेरिया की वजह से वो ब्रांच ऑफ इस एजेंसी ओन्ड ऑब्लिक कंट्रोल्ड इन इंडिया, ओन्ड तो नहीं है, कंट्रोल्ड इन इंडिया है, तो वो भी रेजिडेंट में कवर हो गई। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये कंपनी यूएस में है, इंडिया में उसने बॉम्बे में एक ब्रांच खोल दी, मुंबई में, और फिर उन्होंने श्रीलंका में एक ब्रांच खोल ली। लेट्स से कि वो लोग हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करने के लिए उन्होंने एक ब्रांच इंडिया में खोली, और इस हैंडीक्राफ्ट की ब्रांच ने फिर एक फर्दर ब्रांच खोल दी श्रीलंका में जिसका कंट्रोल इंडिया से है। तो फिर ये वो जो ब्रांच है उसको भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट किया जाएगा। और ये थर्ड बॉक्स जो है, जो ऑफ कोर्स इस प्रेजेंटेशन में आपको दिख नहीं रहा होगा, वो डायरेक्टली ओवरसीज एंटिटी से कंट्रोल्ड एक ब्रांच है, तो वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही ट्रीट की जाएगी। ये जो रेड लाइन कनेक्शन है वो दिखा रहा है कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का कनेक्शन है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि एच और AOPs के ऊपर क्या लागू होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, क्योंकि कवर्ड तो है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ के लिए, तो लॉ है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। लेकिन डेफिनेशन में तो ये भी लिखा है कि HUF इज ऑल्सो ए पर्सन, AOPs एंड बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स इवन नॉट इनकॉर्पोरेटेड भी पर्सन्स हैं, तो वो ना रजिस्टर्ड है ना इनकॉर्पोरेटेड है। तो ये डेफिनेशन हम कैसे स्ट्रेच करेंगे उनको कि ओन्ड और कंट्रोल्ड की क्राइटेरिया हम कहाँ लेकर के आएँ। तो ऐसे स्थिति में क्या ये डेफिनेशन फेल हो जाती है? कुछ लोग कहते हैं कि ये डेफिनेशन तो फेल हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली जो लॉ में इंटरप्रिटेशन होता है उसका जो प्रैक्टिकल है वो यही है कि यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स ये भारत में हैं तो इनको रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही ट्रीट किया जाता है। और आप प्रैक्टिकल एंगल में देखें तो समबडी विल हैव टू टेक ए डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। तो वो डिसीजन कैसे लेगा? उसको एज ए रेजिडेंट ही डिसीजन लेना पड़ेगा और एज ए रेजिडेंट ही उसको उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये क्लियर है कि अगर HUF AOPs इंडिया में है तो वो इंडियन रेजिडेंट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट है रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। ये वो लोग हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट या एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए इंडिया काम के आते हैं, और अगर उनका ड्यूरेशन स्पेसिफिक है, चाहे उसकी लेंथ क्लियर हो या ना हो, चाहे वो 2 साल के लिए आए या 4 साल के लिए आए या 5 साल के लिए आए। स्पेशली होता है जो MNC कंपनीज़ हैं उनके कुछ लोगों को इंडिया भेजा जाता है 3 साल 4 साल 5 साल के एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वैसे लोगों इंडिया में जब आते हैं, कभी वो सिटीजन्स भी होते हैं, NRIs भी होते हैं, तो वो सब लोग रेजिडेंट होते हैं इंडिया के, क्योंकि क्राइटेरिया तो यही है, अगर आप इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं तो आप रेजिडेंट हो गए। तो उनके लिए क्राइटेरिया स्पेसिफिक फीचर है, रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। इसी तरीके से एक स्पेसिफिक जॉब या असाइनमेंट के लिए अगर कोई आता है जिसकी यहाँ उसका ड्यूरेशन बेस्ड पोस्टिंग नहीं है, उसकी एक जॉब के लिए, जैसे कोई EPC कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई पावर प्लांट बन रहा है, कोई फैक्ट्री बन रही है और उसके लोग इंडिया में कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए आए हैं कि जब ये 6 महीने या 1 साल में जब तक वो साइट पे काम चलेगा तब तक आप वहाँ रहेंगे। तो उसमें फिर अगर ड्यूरेशन 3 साल से कम का है तो फिर वो लोग असाइनमेंट बेस्ड के बेस में भी वो नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया ट्रीट कर लिए जाते हैं। उन लोगों को कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उन लोगों के लिए उनके नेट सैलरी वो उनको अलाउड होता है कि वो अपना फॉरेन कंट्री में भेज दें, वो फॉरेन करेंसी बिना किसी लिमिट के भी होल्ड कर सकते हैं। उनका जो PF या पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो बाहर रेमिट कर दिया जाता है, और उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी फॉरेन करेंसी में या रुपीज़ में इशू की जा सकती हैं। तो ये कुछ उनको स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, बट आज का हमारा फोकस इस कॉन्सेप्ट को समझने का है कि एक रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो लोग होते हैं जो बेसिकली बाहर से इंडिया में आते हैं किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए या स्पेसिफिक असाइनमेंट के लिए। यदि वो ड्यूरेशन के लिए आए हैं तो ऐसी स्थिति में उनके ड्यूरेशन से मैटर नहीं करता है, वो कुछ भी हो सकता है। और अगर असाइनमेंट के लिए आए हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आए हैं, तो वो 3 साल से कम का है तो उनको RNPR ट्रीट किया जाता है। बिफोर वी कंक्लूड, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है, उससे संबंधित एक स्पेशल रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट IFSC रेगुलेशंस 2015। उसके रेगुलेशन 3 में लिखा हुआ है, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ब्रांच ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन द IFSC एंड permitted oblique recognized as such by the government of India or a regulatory authority
shall be treated as a person resident outside India. IFSC में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या उसकी ब्रांच है, अगर IFSC में सेटअप है और उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एज ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके क्राइटेरिया रेगुलेशन में दिए गए हैं, तो उसको रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ट्रीट किया जाएगा। ट्रीट किया जाएगा वर्ड के ऊपर में आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे तो अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो उसकी ब्रांच है, तो वो ब्रांच तो पहली बात तो वो इंडियन सॉइल पर ही है, तो वो रेजिडेंट ही है। लेकिन IFSC रेगुलेशन ये कह रहा है कि दे विल बी ट्रीटेड एज ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो उनको हम फेमा पर्पजेस के लिए ट्रीट करेंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब आप ये कहेंगे कि तो बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई, वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही है। ऐसा है नहीं, वो ट्रीट किए जाएंगे एज ए रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। और इसका मतलब जो जिस तरह से रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को जिस तरह से फ्रीडम है ट्रांजैक्शन करने की, वही ट्रांजैक्शन उनको भी मिल जाएगी। लेकिन रेगुलेशंस के अंदर में ये भी लिखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के जो फर्दर रेगुलेशंस है वो उन पे लागू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर स्पेसिफिक रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि ये लागू करना है IFSC में तो हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको जानना ज़रूरी है। आज का टिप, हमने पिछले सेशन में एक 24 आवर्स और 7 डेज़ के कंसेप्ट की बात की थी, जो कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने दिया था मेमोरी मेथड्स में, और ये रिटेंशन लर्निंग के लिए बहुत एक अच्छा मेथड है। अक्सर जब हम लोग कोई चीज़ लर्न करते हैं तो उसका रिटेंशन 24 आवर्स तक तो होता है। अगर हम 24 आवर्स के बाद में उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो वो रिटेंशन ये पर्पल लाइन की तरह नीचे चला जाता है। अगर हम उसको 24 आवर्स के बाद रिवाइज करते हैं तो वो फिर से रिटेन हो जाता है। 7 दिन बाद अगर हम फिर रिवाइज करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में रिटेंशन में आ जाता है। तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मेथड काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये टिप आज की है। हमारा सेकेंड सेशन रेजिडेंस अंडर फेमा वो अब यहीं पे समाप्त होता है। हमें भरोसा है कि आपको इस सेशन के बाद रेजिडेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको इससे संबंधित क्वेरीज को एड्रेस करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। अगले सेशन में हम इसके ऊपर केस स्टडीज़ भी करने वाले हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स है या कोई कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको उसके ऊपर रिवर्ट कर सकें। आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस प्रेजेंटेशन को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।